ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिप्रेरणा। ये कार्यक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, प्रबंधन के नियम और संगठनात्मक व्यवहार की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, लीजिए सुनिए प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिप्रेरणा। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। नमस्कार छात्रों, हमने अभिप्रेरणा के भाग 1 में आपसे चर्चा की थी और इस चर्चा में मुख्य रूप से हमने ये जाना था कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, कारक कौन से होते हैं और अभिप्रेरणा किस प्रकार हमारे समग्र व्यवहार को प्रभावित करती है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं अभिप्रेरणा भाग 2 में। यहाँ आपको प्रबंधन में डिप्लोमा, प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यवहार, इसके प्रथम प्रश्न के इकाई 4 में बहुत काम आएगा। हमारी इस चर्चा सत्र के उद्देश्य है, इस चर्चा सत्र के पश्चात आप अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी समझेंगे, मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत बतलाएंगे, मैकग्रेगर के सिद्धांत X व सिद्धांत Y की व्याख्या कर पाएंगे तथा आंतरिक व बाह्य प्रेरकों को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी। हम कैसे व्यवहार को अभिप्रेरित व्यवहार कहेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विटेकर 1970, हॉल व लिंडजे तथा थॉमसन 1978 ने अभिप्रेरित व्यवहार की 4 कसौटियाँ बतलाई हैं। अभिप्रेरित व्यवहार चक्रीय होता है, चयनित होता है, सक्रिय एवं सतत होता है तथा आंतरिक संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर का जो आंतरिक संतुलन है या समस्थिति हम जिसको कहते हैं होमियोस्टेसिस, यहाँ हमारे अभिप्रेरित व्यवहार से ही बना रह सकता है। आइए जानें, सबसे पहले ये चक्रीय कैसे होता है। आवश्यकता उत्पन्न हुई है, आवश्यकता जन्म देती है प्रणोदन को। प्रणोदन अर्थात ड्राइव, यानी एक ऐसी स्थिति जो कि हमारे शारीरिक बदलाव के कारण शारीरिक स्थिति में अराउजल यानी उद्दोलन की परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने अन्य सभी कार्यों को विराम देकर उस आवश्यकता की पूर्ति के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सक्रियता। सक्रियता से यहाँ पर तात्पर्य है व्यक्ति की जो एक्टिविटी लेवल है, जो क्रियाशीलता है वो बहुत बढ़ जाती है, परंतु ये जो क्रियाशीलता है वो लक्ष्य की ओर, मतलब अब जितना भी व्यवहार होगा, जितनी भी क्रियाएं होंगी, वे समस्त क्रियाएं व्यक्ति को आवश्यकता पूर्ति की ओर ले जाएंगी, अन्य व्यवहार वहाँ रोक देगा। इसके उपरांत आप देख रहे हैं सक्रियता के बाद में लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति से यहाँ पर तात्पर्य है जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ति हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति। आवश्यकता की संतुष्टि हो गई लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, और प्रणोदन के स्तर में कमी आ गई। तो जब प्रणोदन के स्तर में कमी आ गई, अब व्यक्ति के शरीर में फिर से संतुलन या समस्थिति बन गई है और अब व्यक्ति पुनः अपने जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी लेवल था, जो एक सामान्य स्तर था,
उसमें लौट आएगा। हम इसे एक उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें आवश्यकता, तो आवश्यकता मान लीजिए किसी व्यक्ति में प्यास उत्पन्न हुई, पानी की उसको आवश्यकता है। इसके कारण जो शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, बॉडीली चेंजेस, वो इतने अधिक है कि व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को विराम दे करके चाहेगा कि उसको कहीं से प्यास बुझाने के कुछ तरीके, कुछ उपाय मिल जाए, और उसका जितना भी क्रियाशीलता का लेवल है, जो स्तर है, वो उसी एक उद्देश्य की ओर प्रेरित रहेगा, लक्ष्य प्राप्ति की ओर चलता रहेगा। लक्ष्य की प्राप्ति तक उसकी यह क्रियाशीलता निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसे पहले अटेम्प्ट में पहले ही इसमें पानी न मिल जाए, तो वह किसी और तरीके से अपनी प्यास को कम करने की कोशिश करेगा। आवश्यकता की जब संतुष्टि हो जाएगी तो अपने आप प्रणोदन के स्तर में कमी आएगी। ये हमारे शरीर के आंतरिक जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण प्रणोदन के स्तर में कमी आएगी, और ये इस प्रकार से एक चक्र बना रहता है। फिर से जब नई आवश्यकता उत्पन्न होगी तो फिर प्रणोदन उत्पन्न होगा, फिर सक्रियता की स्थिति बनेगी। इस तरह सबसे पहले जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, बिंदु बताया, वो था कि अभिप्रेरणा में चक्रीय व्यवहार होता है। पहले आवश्यकता, फिर प्रणोदन उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ती है, वह लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है। अंत में लक्ष्य पूर्ति से आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, प्रणोदन का स्तर भी कम हो जाता है। आइए अब दूसरा बिंदु देखें। अभिप्रेरित व्यवहार की दूसरी कसौटी होती है, अभिप्रेरित व्यवहार हमेशा चयनात्मक होता है। इट इज़ द सिलेक्टिव बिहेवियर, क्योंकि व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा, नहीं करना चाहेगा जिससे कि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो पा रही। वह उसी व्यवहार के पीछे भागेगा जिससे उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो प्रणोदन स्तर है, वो कम हो जाए। तीसरा बिंदु है अभिप्रेरित व्यवहार सक्रिय व सतत होता है। अब यहाँ पर कंटिन्यूएशन से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि मान लीजिए कभी डिप्राइवेशन की स्थिति भी आ जाए। डिप्राइवेशन मतलब जो आवश्यकता है व्यक्ति की, वो आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है, फिर भी, और लक्ष्य में जब अवरोध उत्पन्न होते हैं, जब बाधाएं उत्पन्न होती है, फिर भी व्यक्ति की सक्रियता निरंतर बनी रहती है। यदि यहाँ पर सक्रियता निरंतर बनी नहीं रहेगी तो हम ये कहेंगे कि अभिप्रेरित व्यवहार की तीसरी कसौटी की पूर्ति यहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए व्यक्ति का व्यवहार अभिप्रेरित नहीं है। पहले था किंतु अब नहीं है, क्योंकि उसने अपना वह व्यवहार, अपना वह कार्य बीच में छोड़ दिया, लक्ष्य की प्राप्ति उसे नहीं हो पाई। तो छात्रों, अभी हमने अभिप्रेरित व्यवहार की इन 3 कसौटियों के बारे में आपसे चर्चा की। अभिप्रेरित व्यवहार की जो चौथी कसौटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिप्रेरित व्यवहार से शरीर में समस्थिति बनी रहती है। अब थोड़ा सा सोचिए, जैसे हमारी जैविक प्रणोदन, जैविक प्रेरणाएं हैं, भूख, प्यास, निद्रा, मान लीजिए इनकी हम पूर्ति ना करें, वैसे ये स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि जैसे ही आवश्यकताएं उत्पन्न होती है वो आवश्यकताएं इतनी प्रबल रहती है कि व्यक्ति उनकी पूर्ति करने के लिए, उस प्रणोदन का स्तर कम करने के लिए निरंतर सक्रिय बना रहता है। परंतु जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि वो आवश्यकता पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो हमारे शरीर की जो समस्थिति है, होमियोस्टेसिस है, वो अवस्था नहीं बनी रह सकती। रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत कम होने लगेगी, ग्लूकोज लेवल कम होगा, और इसके कारण व्यक्ति किसी न किसी प्रयास से ये कोशिश करेगा कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और प्रणोदन के स्तर में कमी आ जाए। तो हमारी जो जीवित अवस्था है, हमारी जो संतुलित अवस्था है, उसे बनाए रखने के लिए भी अभिप्रेरणाएं बहुत आवश्यक है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया है, थियरी ऑफ नीड हायरार्की, ये क्या है। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार में मैस्लो का सिद्धांत अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। 1950 का जो दशक था वह अभिप्रेरणा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इसी दौरान अभिप्रेरणा से संबंधित 3 सिद्धांत
उभर कर सामने आए। उसी में से एक था मैस्लो का सिद्धांत। आइए मैस्लो के सिद्धांत को हम सबसे पहले सबसे नीचे वाले क्रम में जैविक आवश्यकताएं, उसके ऊपर है सुरक्षा आवश्यकता, उसके ऊपर तीसरे क्रम में है सामाजिक सोशल, उसके ऊपर प्रतिष्ठा यानी एस्टीम नीड्स, और उसके ऊपर अर्थात सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। मैस्लो के सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं उनमें सबसे पहली बात है कुछ आवश्यकताएं मूलभूत होती है जिनकी पूर्ति किए बिना अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जब हम मैस्लो के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये हमेशा याद रखें कि इसे नीड हायरार्की थियरी कहा गया है, पदानुक्रम, क्योंकि जब तक हमारी जो निचली आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपने ऊपरी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे ही नहीं सकते। पदानुक्रम में सबसे नीचे है जैविक आवश्यकताएं, जो है भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि। जाहिर है कि जब तक हमारी ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं पर ध्यान दे ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पदानुक्रम में सबसे नीचे जैविक आवश्यकता है, इसके बाद सुरक्षा आवश्यकता है जो कि दूसरे क्रम पर होती है। व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति के बाद अपने सुरक्षा के बारे में सोचता है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए सुरक्षा आवश्यकता दूसरे क्रम पर आती है। इसके ऊपर यानी तीसरे चरण में सामाजिक आवश्यकता है, सोशल नीड्स। इसमें है संबद्धता, एफिलिएशन, यानी दूसरों के साथ जुड़ाव की, दूसरों के साथ रहने की, अनुमोदन व स्नेह पाने की तथा मित्रता की आवश्यकता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो इस समाज में अकेला नहीं रहे, इसीलिए हम परिवार बनाते हैं, समूह बनाते हैं और दूसरों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये हमारी तीसरी आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता। चौथे क्रम पर हम देख रहे हैं प्रतिष्ठा आवश्यकता, एस्टीम नीड। एस्टीम नीड से तात्पर्य यहाँ सेल्फ एस्टीम से है। व्यक्ति आत्म आदर पाना चाहता है, अनुमोदन पाना चाहता है, दूसरों से सहमति पाना चाहता है और इसीलिए वह अपनी सफलता प्राप्ति के प्रयास भी करता है। नीड टू एक्सेल भी इसमें शामिल है। व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ अच्छे कार्य करूं, यश और सम्मान पाऊं। तो ये चौथे क्रम की आवश्यकता है, प्रतिष्ठा आवश्यकता। लक्ष्य प्राप्ति व उपलब्धि की आवश्यकता प्रतिष्ठा आवश्यकता से जुड़ी है। पदानुक्रम में सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। अब आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ तक सभी लोग पहुँच भी नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मात्र अपनी जैविक आवश्यकताओं को या सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। अब यहाँ आत्मसिद्धि शब्द को थोड़ा सा स्पष्ट करना ज़रूरी है। आत्मसिद्धि से मतलब ये है कि अपनी क्षमताओं को पहचानना, स्वयं की क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें अपार क्षमताएं होती है परंतु उन्हें अपनी क्षमताओं का अंदाज़ा नहीं होता। तो उनको जानना भी और उनके विकास के लिए स्वयं कोशिश करना, ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से जैविक आवश्यकता सबसे नीचे है, उसके ऊपर सुरक्षा आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, चौथे क्रम पर प्रतिष्ठा, सेल्फ एस्टीम और अंतिम चरण पर हम पहुंच गए हैं जहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता उपस्थित है। एक बात और आपसे बतानी थी, दुर्बल आवश्यकताएं कि जो जैविक और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं इनको दुर्बल आवश्यकताएं कहा है मैस्लो ने। दुर्बल आवश्यकताएं इसलिए कहा है क्योंकि इनकी पूर्ति बाह्य साधनों से संभव है। एक्सटर्नल वर्ल्ड, दूसरे लोगों पर भी कुछ हद तक निर्भर है, इसलिए हमारी ये आवश्यकताएं दुर्बल आवश्यकताएं हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं वृद्धि आवश्यकताएं, जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, प्रतिष्ठा आवश्यकताएं हैं और आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। ये तीनों हमारी ग्रोथ नीड्स कहलाती है। मतलब ये कि अब हम दुर्बल आवश्यकताओं से वृद्धि की आवश्यकताओं पर आ गए हैं। यदि कोई व्यक्ति
अपनी आवश्यकताओं के पदानुक्रम के इस चरण पर है, सामाजिक चरण पर, तो हम ये कहेंगे कि दुर्बल आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके वृद्धि आवश्यकता के पहले चरण पर वो आ गया है। तो दुर्बल आवश्यकताओं की जब पूर्ति होगी उसके बाद ही वृद्धि आवश्यकताएं उत्पन्न होंगी। तो अभी तक हमने मैस्लो के सिद्धांत की चर्चा की थी। मैस्लो का ये जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, इसकी व्यावहारिक रूप से क्या व्याख्या हो सकती है उसकी चर्चा हम छात्रों थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी मैं आपके सामने एक और सिद्धांत को बहुत संक्षेप में रखना चाहती हूँ। मैकग्रेगर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, थियरी एक्स एंड थियरी वाई, जो कि व्यावहारिक मनोविज्ञान का भी बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है और अभी भी इतने समय उपरांत भी ओबी के क्षेत्र में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्षेत्र में अपनी इसने अभी भी छाप छोड़ रखी है। चलिए इसके मूल तत्व देखते हैं। अब ये सिद्धांत एक्स क्या है और सिद्धांत वाई क्या है। तो सिद्धांत एक्स की यह धारणा है कि कर्मचारी कार्य करना पसंद नहीं करते, उत्तरदायित्व का वहन नहीं करते तथा कार्य निष्पादन के लिए उन्हें मजबूर करना पड़ता है। मित्रों, एक बात आपसे यहाँ पर स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो बात ये कि मैकग्रेगर ने कई वर्षों तक कई मैनेजर्स के व्यवहार का निरीक्षण किया और व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कर्मचारियों के बारे में मैनेजर्स दो प्रकार की अपनी धारणाएं बनाते हैं और इन्हीं धारणाओं को उन्होंने थियरी एक्स और थियरी वाई का नाम दिया है। तो थियरी एक्स की धारणा यह है कि कर्मचारी कार्य करना पसंद नहीं करते। इसी को हम थोड़ा सा और क्रमबद्ध रूप से आपको बताएं। थियरी एक्स की धारणा, कर्मचारी काम को नापसंद करते हैं व टालते हैं, कार्य निष्पादन के लिए उन्हें मजबूर, नियंत्रित व कभी कभी दंडित भी करना पड़ता है, उत्तरदायित्व का वहन नहीं करना चाहते, अतः वे मात्र निर्देशानुसार काम करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लेंगे, वो पहल नहीं करेंगे, जितना काम उन्हें बताया गया है उतना मात्र काम करेंगे, फिर चुपचाप बैठे रहेंगे। चौथा पॉइंट, सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, वह कोई लक्ष्य नहीं रखते, मतलब अपने आप को, अपने शरीर को बचा के रखते हैं, ऐसा कोई एम्बिशन उनके जीवन में नहीं होता। तो ये धारणा थियरी एक्स की थी। अब थियरी वाई हम देखें। थियरी वाई की यह मूलभूत धारणा है कि कर्मचारी कार्य करना पसंद करते हैं, वे रचनात्मक होते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं व आत्मनिर्देशित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थियरी वाई जो है वो बिल्कुल थियरी एक्स का उल्टा रूप है। तो बिल्कुल सही पहचाना आप छात्रों ने, क्योंकि थियरी एक्स में कहा गया है कि कर्मचारी कार्य करना पसंद नहीं करते, लेकिन थियरी वाई की मूलभूत धारणा यह है कि कर्मचारी काम को पसंद करते हैं। थियरी वाई के बिंदुओं को हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप से देखें। कर्मचारी कार्य को खेल या विश्राम की तरह स्वाभाविक मानते हैं। उद्देश्य प्राप्ति में प्रयासरत व्यक्ति आत्मनिर्देशित व आत्मनियंत्रित होते हैं, यानी इन्हें किसी बाहरी डंडे की ज़रूरत नहीं है। दे आर सेल्फ गाइडेड एंड दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड। आत्मनियंत्रित होते हैं कि हमें खुद ब खुद काम करना है, खुद ब खुद अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यदि किसी समय हमारा काम समय सीमा से बाहर हो गया, नहीं हो पाया पूरा, तो वे उसे स्वयं ही दूसरे दिन पूरा करेंगे। तीसरा बिंदु है, औसत कर्मचारी भी जिम्मेदारी का वहन करना सीखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वे ही जिम्मेदारी का वहन करते, बल्कि औसत कर्मचारी भी उत्तरदायित्व का वहन बखूबी करते हैं। रचनात्मक व नई सोच सभी में विद्यमान होती है। सभी में से यहाँ मेरा तात्पर्य है, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे वो कोई मैनेजर हो, एवरीबडी हैज़ अ क्रिएटिव माइंड। तो थियरी एक्स और थियरी वाई के मुख्य बिंदुओं को छात्रों अभी आपने समझा। अब यदि हम थियरी एक्स के अनुसार चले
तो थियरी एक्स ये बताता है कि कर्मचारियों में निम्न स्तर की अभिप्रेरणाएं पाई जाती है। अभी अभी छात्रों हमने मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा था। थोड़ा याद कीजिए, मैस्लो के सिद्धांत में मैंने आपसे कहा था कि जो जैविक आवश्यकताएं हैं और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं वे निम्न स्तर की अभिप्रेरणाएं हैं या आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा जन्म लेती है, इसलिए हम उसको आवश्यकता कह सकते हैं, अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। तो यदि हम मैकग्रेगर की थियरी एक्स के अनुसार चलें तो कर्मचारियों में निम्न स्तर की अभिप्रेरणाएं पाई जाती हैं, और यदि हम थियरी वाई के अनुसार चलें तो कर्मचारियों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणाएं पाई जाती है, क्योंकि वे खुद होकर पहल लेते हैं, खुद हो करके हर काम करना चाहते हैं, उनमें रचनात्मकता होती है, वे आत्मनिर्देशित होते हैं। ये सब उच्च स्तर की अभिप्रेरणाएं हैं। अब यहाँ पर अपनी अगली चर्चा करने से पहले थोड़ी सी एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मान लीजिए छात्रों कि यदि आपको किसी को प्रेरित करना है तो आप क्या करेंगे? यदि हम मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार चले, उस सिद्धांत का अनुसरण करें, तो याद कीजिए मैस्लो क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति आवश्यकता के पदानुक्रम में भिन्न भिन्न चरण पर होता है। तो हम पहले ये जान लें कि कौन सा व्यक्ति आवश्यकता के कौन से पदानुक्रम पर है, और उसकी उस विशिष्ट आवश्यकता को पहले हम पूरा करें, तभी हम उस व्यक्ति को अभिप्रेरित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की यदि सुरक्षा आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति से ये उम्मीद करना बहुत ही मुश्किल है कि वह व्यक्ति सामाजिक अभिप्रेरणा को पहले पूरा करेगा। उस व्यक्ति के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है अभी सुरक्षा आवश्यकता, इसलिए उसको यदि अभिप्रेरित करना है तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पहले करें, तभी वह कार्य के लिए अभिप्रेरित होगा। तो इस प्रकार जो मैस्लो का सिद्धांत है वो अपने आप में बहुत इनोवेटिव है, बहुत एक प्रकार से विजन देने वाला, एक दूरदृष्टि देने वाला सिद्धांत है, और इसको यदि हम अप्लाई करें, इसको यदि हम ठीक से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लागू करें, तो बहुत सी ऐसी संभावनाएं दिखती है कि हम कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरह अभिप्रेरित कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आंतरिक व बाह्य प्रेरणाएं कौन सी होती है? कई बार ये प्रश्न है, मेरे सामने मेरे छात्र भी कई बार ये प्रश्न रखते हैं कि हमें अमुक अमुक वातावरण नहीं मिला, इसलिए हम लोग अमुक एक कार्य नहीं कर पाए। यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ बात हो रही है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। हमें अभिप्रेरणा बाह्य वातावरण से भी मिलती है, और अक्सर करके छात्रों को बाह्य वातावरण से ही प्रेरणाएं मिलती रहती है, अपने अभिभावकों से, अपने शिक्षकों से, अपने बड़े बुजुर्गों से या अन्य छात्रों से भी, अन्य मित्रों से भी। तो प्रेरणाएं हमें बाहरी वातावरण से भी मिलती है, किंतु एक बात और भी आवश्यक है कि प्रेरणाएं हमें आंतरिक रूप से भी प्राप्त हो सकती, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस भी होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करना चाहता है, हर काम को वो बहुत अच्छी तरह करता है, हालांकि उसके काम को कोई देखने वाला या सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कोई बाह्य ऐसा कोई प्रभाव नहीं है या कोई कंपेल नहीं कर रहा उसको, कोई उसको बाध्य नहीं कर रहा है कि वो अच्छा काम करे, तो ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है कि वो अच्छा काम कर दिखाए। शिक्षक जो है वो अक्सर छात्रों को अभिप्रेरित करने का काम करते हैं, तो ये एक बाह्य अभिप्रेरणा हुई। कई बार संगठनों में ये देखने में आता है कि जो सुपरवाइज़र है, वो सुपरवाइज़र जिस तरह से कार्य की योजना बनाता है, कार्य की रूपरेखा बनाता है, और जिस गति से कार्य को चलाना चाहता है, उसी गति से पूरी टीम भी दौड़ पड़ती है। सो द स्पीड ऑफ द बॉस इज़ द स्पीड ऑफ द टीम। यानी यहाँ मोटिवेशन एक्सटर्नल है, बाह्य अभिप्रेरणा है, और अभिप्रेरक जो है वो है बॉस और बॉस की योजनाएं।
छात्रों, एक और बात आपने सोची होगी, महसूस भी की होगी कि कई बार हम दूसरों को कार्य करते हुए देखकर भी अभिप्रेरित होते हैं। कई बार हम जब समूह में कार्य करते हैं तो भी हमें अभिप्रेरणा मिलती है। वर्किंग टुगेदर वर्क्स। जब आप समूह में काम करते हैं तो वो काम सफल हो जाता है। हम यहाँ पर एक और सिद्धांत की बस चर्चा तो नहीं करेंगे, बस उसके बारे में सिर्फ आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मैक्लेलैंड का सिद्धांत है, मैक्लेलैंड्स थियरी ऑफ नीड्स। मैक्लेलैंड का आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें मैक्लेलैंड ने ये बताया कि मनुष्य की कुछ बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताएं होती है और इन आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के ही वह कोई भी कार्य करता है। उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता, इसको इन 3 आवश्यकताओं को मैक्लेलैंड ने मुख्य रूप से बतलाया है। आज की इस चर्चा में हम सारांश रूप में ये कहेंगे कि हमने इस चर्चा के दौरान अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी को समझा। मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत हमने जाना। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत में किस प्रकार 5 चरण होते हैं और किस तरह निचले चरणों को पूरा किए बगैर, निचली आवश्यकताओं को पूरा किए बगैर व्यक्ति ऊपरी आवश्यकताओं तक नहीं पहुंच सकता। मैकग्रेगर का X व Y सिद्धांत हमने जाना, उसकी चर्चा की, और आंतरिक तथा बाह्य प्रेरक क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ हद तक चर्चा की। अब यहाँ अभिप्रेरणा जो होती है वो आंतरिक भी होती है, ये छात्रों मैंने आपसे कहा, और मेरे साथ आपकी जो ये चर्चा हुई उसका उद्देश्य भी यही था कि मैं भी ये जानना चाहूँ कि मैंने आप सबको अपनी अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपना अपना अभ्यास करने के लिए किस हद तक अभिप्रेरित किया है। तो छात्रों, ये बात हम आपसे अवश्य जानना चाहेंगे। अभी इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिप्रेरणा। आज आपने इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर वीणा दाणी। निवेदिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NIT TTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।